67वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा होने वाला है। इसमें जीएस पेपर 1 में एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल रहता है जो बार बार आता है, वो है संथाल विद्रोह। तो इसी पे आज सोचे कि एक छोटा सा मॉडल आंसर के फॉर्मेट में आपको दे दें, ताकि आपको पता चल जाए कैसे लिखना है और कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। एक लड़का की कॉपी आई है मेरे पास, तो उसी में से हम सोचे कि उसी का बना दें, कहाँ कहाँ थोड़ा गलती है वो सब आपको सुधार कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखिए कि इसमें कहाँ कहाँ गलती हुई है, आपको एक एक करके हम सारी बताते चलते हैं। संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उसकी गति और परिणाम के बारे में प्रश्न आया है कि उसकी गति कैसी थी, अर्थात प्रसार कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो पहले भी आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भूमिका हर प्रश्न में। तो इंट्रो आपका जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इंट्रो में देखिए कैसे लिखा है, संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। संथाल लोग बिहार से पश्चिम बंगाल तक निवास करते, तो ये क्षेत्र हो गया। लेकिन संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र संथाल परगना था, जो भागलपुर से राजमहल तक विस्तृत है, जिसे दामन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छा इंट्रो हो गया। तो अब आगे देखते हैं। अब संथाल विद्रोह का कारण पूछा जा रहा है, तो कारण देखिए, संथाल विद्रोह कारण बहुत अच्छा है, डायग्राम बना दिया डायग्राम के फॉर्मेट में। तो कितना पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट बहुत होता है, एक यहाँ पे छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट छूटा तो फिर एरो मार्क आप नहीं दीजिए, इससे थोड़ा निगेटिव इंप्रेशन हो जाता है। तो पहला हो गया जमींदारी प्रथा एवं दुष्प्रभाव। जमींदारी प्रथा और उसका प्रभाव क्या हुआ, दिकुओं की संख्या में वृद्धि एवं संथालों पर अंकुश, साहूकारों की स्थिति, ऋण वृद्धि नहीं, ऋण के दर में वृद्धि, यहाँ पे दर लिख दीजिए। दूसरा, सामाजिक संरचना पर प्रभाव, जैसे उनका जो था संथालों की सामाजिक स्थिति, सामाजिक संरचना, उस पर कैसे परिवर्तन लाया जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद सीमांतों की राजनीति, संथालों की राजनीति संरचना पर प्रभाव, ये हैंडराइटिंग पूरा क्लियर नहीं है, संथालों की राजनीतिक संरचना पर प्रभाव। तो ये कुल मिला के 6 पॉइंट हो गए। तो इसके अब एक एक करके इसको डील किया गया। अब देखिए, जमींदारी प्रथा एवं दुष्प्रभाव। ब्रिटिश शासन ने अपने हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा लागू किया। भूस्वामी जमींदारों को बना दिया गया। अब जमींदारों द्वारा लगान की वसूली अपने मनमाने ढंग से किया जाने लगा। लगान न चुकाने के परिणाम स्वरूप उन्हें दंडित किया जाने लगा। लगान से में 3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे आदिवासियों के जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। दूसरा पॉइंट है दिकुओं की संख्या में वृद्धि। नए लगान नियमों के पालन के उद्देश्य से बाहरी लोगों को बहाल किया जाने लगा तथा व्यापार के दृष्टिकोण से भी बाहरी लोगों का आगमन इन क्षेत्रों में बढ़ा। बहुत कम समय में ही दिकुओं द्वारा अपना वर्चस्व बना लिया गया। साथ ही जब जंगली भूमि, वन एवं गांव के संसाधनों का इस्तेमाल पर तरह तरह से रोक लगाया जाने लगा, जिसके कारण स्थानीय एवं दिकुओं के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। अब जैसे एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि जैसे एक चीज़ आप लिख दीजिए, जैसे दिकुओं को लिखें आप, तो यहीं ब्रैकेट में कहीं पर लिख दें दिकु किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, जैसे बाहरी लोगों के लिए। तो ऐसा अगर आप कर देते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावी उत्तर माना जाएगा। साहूकारों की स्थिति। स्थानीय लोगों की आर्थिक दुर्बलता का लाभ उठाकर साहूकारों ने अपने और मजबूत होने लगा और आर्थिक शोषण। साहूकार मतलब जो सूद ब्याज पे पैसा लगाते हैं उनके लिए। तो ये सिंपल है, एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं। ऋण में वृद्धि, ऋण में वृद्धि नहीं लिखना है आपको लिखना है ऋण की दर में वृद्धि, क्योंकि ऋण जितना ज़्यादा मिलेगा उतना तो सही ही होगा ना गरीब लोगों के लिए।
तो ये नहीं। ऋण में वृद्धि, आर्थिक तंगी के कारण स्थानीय लोग जमींदारों एवं साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए। परिणाम स्वरूप ऋण का बोझ निरंतर बढ़ता चला गया, जिससे साहूकारों एवं जमींदारों मनमाने तरीके से वसूलने लगे। यहाँ तक कि लठैतों की सरकार से लठैतों के दम पे वसूला जाता था, ये आप लिख सकते हैं। सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप, संथालों का अपना एक सामाजिक संरचना भी था। दिकों की संख्या में वृद्धि एवं अंग्रेजों द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाने लगा, जिससे संथाल नाखुश थे। सामाजिक संरचना हो गया। राजनीतिक संरचना में परिवर्तन, ये भी एक पॉइंट है। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था। पुराना पंचायत के द्वारा पुरहा पंचायत, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे दें, पुरहा पंचायत, इसको आप क्लियर करके लिखें तो ज़्यादा सही है। पुरहा पंचायत के द्वारा सारे लोगों पर उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था, परंतु अंग्रेजों ने इन लोगों से अपना नियम लागू करने लगे, जिससे वे नाराज हुए। इस प्रकार संथालों का समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से निर्भर था। औपनिवेशिक शासन इन व्यवस्थाओं को छत-विछत कर उन्हें स्थिति अत्यंत दूषित बना दिया, जिससे असंतोष में वृद्धि हुआ। ये जो है कॉपी आई है में, इसमें थोड़ा लैंग्वेज कमज़ोर है, तो आप लोग अपने अपने अनुसार से ना सेट कर लेंगे लैंग्वेज, चूँकि सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। कोई अच्छी कॉपी आज मिली नहीं है, इसीलिए सोचे कि थोड़ा इसी पर देख ले, बता दे बीच बीच में। अगला है संथाल विद्रोह का गति। गति की जगह यहाँ पे प्रसार शब्द ज़्यादा अच्छा होगा, चूँकि आंदोलन की गति अच्छा वर्ड नहीं है। तो अब गति संकट उस समय गहरा गया जब ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्रों में रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए बेगारी करने पर मजबूर किया, जिसके कारण सशस्त्र विद्रोह हो उठा, जिसका नेतृत्व स्थानीय निवासी सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव ने किया। ये चारों भाई थे। शीघ्र ही 60,000 संथाल जमा हो गए, जिन्होंने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला करना शुरू कर दिया। विद्रोहियों को दबाने के लिए के उद्देश्य से मेजर जनरल बरो, कैप्टन एलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में सेना भेजी गई। अगस्त 1855 में सिद्धू पकड़ा गया तथा मार डाला गया। 1856 ईस्वी में वो पकड़ा गया। इसके साथ ही संथाल विद्रोह की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। देखिए यही होता है स्पेलिंग मिस्टेक। विद्रोह की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गए। इसमें थोड़ा आप लोग भी थोड़ा देख लेंगे। संथाल विद्रोह के परिणाम, अब नीचे परिणाम है। इस विद्रोह के पहले चरण में अनेक साहूकार एवं पुलिस मारे गए, बाहरी लोगों पर हमला किया गया। विद्रोह की गंभीरता देखते हुए सरकार ने उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया। विद्रोह समाप्ति के बाद सरकार ने संथाल बहुल क्षेत्र के लिए प्रशासन की विशेष पद्धति के अधीन भागलपुर एवं वीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना बना दिया। लोगों ने ही यहाँ पे क्षेत्रों या कुछ हिस्सों को काटकर, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा आपके लिए। उसके बाद ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। उस क्षेत्र में स्थानीयता को फिर से बहाल किया गया। अधिनियम द्वारा 37वें अधिनियम द्वारा 1856 में एक विनियम लागू किया गया, जिसके तहत संथाल परगना के नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसके तहत सामान्य कानून जहां लागू नहीं होने थे, मतलब उस इलाके के लिए एक अलग कानून बनाया गया जहाँ पे जो नॉर्मल कानून अंग्रेजों के थे वो लागू नहीं होते थे, उन लोगों को विशेषाधिकार दिए गए। संथाल परगना के लिए भागलपुर में कमिश्नर के अधीन एक डिप्टी कमिश्नर का पृथक पद सृजित किया गया।
निष्कर्षतः संथाल विद्रोह ने स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उदाहरण को पुनः बहाल किया, तो साथ ही ब्रिटिश सरकार ने विशेष तौर से आदिवासियों के प्रति अपना प्रशासनिक दृष्टिकोण में बदलाव करने पर मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए अनेक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, नॉर्मली तो सही है। इसको थोड़ा देखिए सुधार भी किया जा सकता है। जैसे इस आंदोलन ने ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक ढांचा तैयार कर दिया गया कि अगर स्थानीयता से खिलवाड़ करेंगे तो इसका खामियाजा अच्छा नहीं होगा। दूसरा आप डाल सकते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों के सामाजिक संरचना से छेड़छाड़ अंग्रेजों को मुश्किल पड़ता है, इसका भी इसमें फैसला हो गया या इसका जिक्र हो गया। दूसरा, रेलवे और सड़क के विकास के साथ ही आप स्थानीयता को प्रभावित नहीं कर सकते। एक और पॉइंट दिया जा सकता है कि जब क्षेत्रीय लोगों की मांग प्रबल हुई तो सरकार अधिनियम बनाने पे मजबूर हुई। ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में ये पॉइंट दे दीजिए कि कुल मिलाकर भारतीयता की पहली जीत संथाल विद्रोह के माध्यम से हुआ, जिसका नेतृत्व चांद भैरव सिद्धू एवं कानू ने किया। तो इस तरह से कुल मिलाकर पॉइंट फॉर्मेट में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे वर्ड आपको कम लिखना है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिखना है, तभी जाके आपको मार्किंग में ज़्यादा बेनिफिट होगा और समय भी आपके पास कम मिलेगा। क्योंकि फैक्ट एक ऐसा चीज़ है जो याद कम रहता है वहाँ पे एग्ज़ाम। अभी तो आप बहुत याद कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कम होगा। तो जैसे डेट हमें नहीं पता है तो केवल 1982 है, 1862 है, 1858 है, तो इतना भी लिख देंगे ना तो ये बहुत होता है। वहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है आंसर। और कॉपी आपकी थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और लैंग्वेज भी सही होना चाहिए। और हैंड राइटिंग जैसे यहीं पे था, बहुत चीज़ में दिक्कत हो जा रही थी, लेकिन हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ये तो अब बदला भी नहीं जा सकता ना शॉर्ट टाइम में। तो हैंड राइटिंग का थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत फ़ायदा तो नहीं है बीपीएससी में। और बीपीएससी में तो ये भी देखें, बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चों की भी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए आप लोग भी न डरें, ये कोई बहुत बड़ा रोल नहीं करता है, 2-4-5 नंबर का खेल होगा और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी कॉपी फिर देखेंगे तो बात करेंगे। धन्यवाद।